नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। कोसा चैम्प्स के बारे में दिया है। पहला करंट है कोसा चैम्प्स के बारे में दिया है। कोसा चैम्प्स एक लेख छपा है। कोसा चैम्प है क्या? यह एक फसल उत्सव है जो गोवा में मनाया जाता है। कोसा चैम्प नाम का जो फसल उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? गोवा में अगस्त महीने में मनाया जाता है। तो लेख किस पर छपा है? इस जो फेस्टिवल, यह जो फेस्टिवल है कोसा चैम्प, इसको बार्थोलेम्यू से जोड़ा जा रहा है। किससे जोड़ा जा रहा है? बार्थोलेम्यू से। ये बार्थोलेम्यू है कौन? सबसे पहले इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो ईसा मसीह थे, जो यीशु जी थे, उनके जो 12 प्रेरित शिष्य थे, उनसे इंस्पायर जो 12 शिष्य थे, जो अलग अलग जगहों पर जाकर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किए थे, उसमें से एक थे बार्थोलेम्यूस। ये आए कब थे? 55 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, 55 ईस्वी में भारत आए थे, भारत का दौरा किए थे। इसीलिए इनको ये जो फेस्टिवल है गोवा में उससे जोड़ा जाता है, क्योंकि जो 24 अगस्त का दिन होता है, 24 अगस्त के दिन में ये फेस्टिवल अपने चरम पे रहता है। वहाँ पर फसल कटाई के उत्सव में इसे मनाया जाता है। जो कोसा चैम्प फेस्टिवल है गोवा के अंतर्गत इसे मनाया जाता है। हालांकि इसमें दोनों लोगों का महत्व है। दोनों लोगों का महत्व मतलब हिंदू भी अपने तरीके से मनाते हैं, जो कैथोलिक्स होते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, वो भी अपने तरीके से इसे मनाते हैं। इसमें होता क्या है कि जब चावल की कटाई होती है, यानी कि धान की कटाई होती है, और फिर चावल को इकट्ठा करते हैं, जब उसका ढेर लग जाता है, ढेर मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, तब उसमें अपना आशीर्वाद, चावल को ढेर के आशीर्वाद के तौर पर लोग इकट्ठा होते हैं और आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा धन धान्य इकट्ठा हो गया। हालांकि जो सबसे पहले आने वाले थे भारत में वो ईसा के शिष्य थे, सेंट्स थॉमस थे, जो 92 ईस्वी में आए थे भारत। तो ये था कोसा चैम्प फेस्टिवल के बारे में, जो गोवा में मनाया जाता है अगस्त महीने में। उत्तरी अफ्रीकी धातु कला को किसमें शामिल कर लिया गया है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया है। सबसे पहले तो मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जानते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक कला को मतलब रिप्रेजेंट करता है, मतलब आर्ट हो गया, मंत्र हो गया, मतलब कि एक जो नॉलेज होता है, आर्ट के नॉलेज हो गया, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो मूर्त हो गया वो वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कोई मतलब प्रोडक्ट्स हो गया जिसकी डिजाइन हो गई, कोई वस्तु हो गया, कोई फसल हो गया, उसको लेकर हो गया। अब वहीं जो इसका ज्ञान होता है, डिजाइन हो गया, मंत्र हो गया, कुछ भी हो गया, इसे अमूर्त, जो मतलब दिखाई न दे, तो उसे बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो इसमें शामिल कर लिया गया है जो उत्तर अफ्रीका में धातु कला बनाई जाती है। कैसे, किस प्रकार से बनाई जाती है, इसमें जानते हैं। इस डिजाइन को खास करके उत्तर अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में बनाया जाता है। इसमें करते क्या है, तांबा और चांदी और सोने पर से एक नक्काशी की जाती है। यहाँ पर देखिए एक नक्काशी की जाती है। तो ये जो कला है नक्काशी करने की, जो डिज़ाइन है, नॉलेज है, इस नॉलेज को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर लिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये उत्तरी अफ्रीका का धातु कला है। नेक्स्ट, ROD टेप स्कीम। ये स्कीम है क्या? रीमिशन ऑफ ड्यूटीज। रीमिशन ऑफ ड्यूटीज आर यानी कि OAR टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। यह स्कीम किस लिए है? भारत में जो चीनी निर्यात होती थी, यानी कि शुगर्स, जो चीनी निर्यात की जाती थी, तो इसमें जो कर यानी कि जो टैक्स छूट, और उसके बाद जो प्रोडक्शन यानी कि जो उत्पादन शुल्क है, ये शुल्क मतलब छूट दिया जाता था। इस स्कीम के तहत छूट दिया जाता था कि चीनी के मतलब कि आप अच्छे से निर्यात कर सकते हैं, उस पर नहीं इसका उत्पाद शुल्क लगेगा, नहीं इस पर टैक्सेज लगे जाएंगे, ये सब से छूट दिया गया है। लेकिन अभी भारत तो फिलहाल दूसरा विकल्प तलाश रही है कि किस प्रकार से इसको टैक्स के दायरे में लाया जाए, इसे छूट नहीं दिया जाए। हालांकि जो ये स्टेप उठाया गया था, जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो रूल्स है, इसके रूल्स के अकॉर्डिंग से इस नियम को भारत सरकार ने बनाया था। तो अभी इसे रीमिशन मतलब कि इसे फिर से हटाने की कोशिश क्यों कर रही है सरकार? हटाने का यह है कि जो घरेलू रूप से जो चीनी की कीमत है वो बढ़ गई है। तो घरेलू बाजार में चीनी की जो उपलब्धता है, इसको बढ़ाने के लिए, प्लस इसकी जो कीमत, बढ़ती कीमत है, इसे कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार सोच रही है कि ये जो स्कीम आई गई है, यानी कि जो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज आर टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम, ये जो आई है, इसे मतलब फिर से डिज़ाइन किया जाए, ऐसा सोच रही है सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत है क्या? जैसे जो भी निर्यातित वस्तु हैं, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय ड्यूटीज हो, कर हो, लेवी हो, अब इन सब सारी चीज़ों से इसे छूट प्रदान की जाती थी। इन सब सारी चीज़ों से इसे छूट प्रदान की जाती थी। इसके तहत ये जो स्कीम है RODTP स्कीम के तहत ये सब किया जाता था। यह योजना जो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO है, इसके अनुरूप ही था।
नेक्स्ट, रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स यानी कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व, दुर्लभ पृथ्वी तत्व। ये चर्चा में क्यों आ गई है? क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा यानी कि जो 90% है इसका प्रोसेसिंग, जो रेयर अर्थ मेटल्स है यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व है, इसका 90% तक प्रोसेसिंग किसके द्वारा किया जाता है? चाइना के द्वारा किया जाता है, चाइना के द्वारा किया जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी भी सबसे अधिक किसके पास है? चाइना के पास है। तो चाइना जो रेयर अर्थ मेटल्स है इसके जो इक्विपमेंट है ये तो एक्सपोर्ट करता ही था, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी एक्सपोर्ट करता था कि इसको प्रोसेसिंग किस तरीके से किया जा सके। लेकिन अभी चाइना ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए इस जो टेक्नोलॉजी है इसमें संशोधन किया है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है चाइना की। अब टेक्नोलॉजी चाइना नहीं देगा कि जो रेयर अर्थ मेटल है उसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाए और कैसे उसको उसका माइन किया जाए, उसका खनन किया जाए। तो ये चाइना ये टेक्नोलॉजी को प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम चाइना इसलिए भी लगाया है ताकि यूरोप और अमेरिका के देश, यूरोप और अमेरिका ये चाह रहे हैं कि जो उनके पास जो रेयर अर्थ मेटल्स है या अन्य देशों के पास जो रेयर अर्थ मेटल्स है, इस टेक्नोलॉजी की सहायता से वो अपना काम चला लें। तो हालांकि चाइना नहीं चाहता कि और देशों के पास ये आसानी से टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो अन्य देश और भी अपने आप पर निर्भर होना शुरू कर देंगे, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका, चाहे अन्य देश, की मैं किस तरीके से इसको निकालूँ, ये टेक्नोलॉजी ही विकसित कर लेंगे। तो जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं 17 धातुओं का समूह है, 17 धातुओं का समूह होता है। इसमें इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स होता है इसका उपयोग होता है चाहे इलेक्ट्रिक वाहन, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन हो, चाहे पवन टर्बाइंस हो, चाहे विभिन्न इलेक्ट्रिक्स उपकरण हो गए, चाहे टेप हो गया, बाजा हो गया, टीवी, एलसीडी, जहाँ भी हो गया, वहाँ पर जो रेयर अर्थ मेटल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ी में होता है, जहाज में करते हैं इसका इस्तेमाल। नेक्स्ट, INS इम्फाल्स के बारे में दिया है। INS इम्फाल्स इसे प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे डेवलप किया जा रहा है, जो विशाखापट्टनम श्रेणी की स्टील्थ गाइडेड विध्वंसक पोत मिसाइल 15B है प्रोजेक्ट, इसके तहत इसे डेवलप किया गया है। ये प्रोजेक्ट 15B का तीसरा युद्धपोत है। ये प्रोजेक्ट 15B का तीसरा युद्धपोत है। ये बनकर तैयार हो गया है, अभी जो इंडियन नेवी है उसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। इसका नाम जो INS इम्फाल है, ये मणिपुर का जो कैपिटल्स है, मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, उसी के नाम पर रखा गया है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसकी खासियत क्या है? ये भारतीय नौसेना की सबसे उन्नत यानी एडवांस जो शिप हैं उसमें इसे एक माना जाता है, जो INS इम्फाल। इसकी कैपेसिटी ये है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है, क्रूज मिसाइल जो लंबवत रूप से लॉन्च की जाने वाली हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल है, बराक 8 मिसाइल है। उसके बाद क्लोज पॉइंट एग्जीमेंट्स के लिए AK-60 30 यानी 30 mm बंदूक, स्वदेशी रूप से विकसित 533 mm टारपीडो लॉन्च शामिल है। एंटी सबमरीन मिसाइल, एंटी यानी कि जो पनडुब्बियां होता है उसे डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल, ये सब सारे मिसाइलों और सारे हथियारों से लैस होगा INS इम्फाल। इतनी इसकी कैपेसिटीज है। आइए इसका फिगर एक बार देख लीजिए INS इम्फाल का। यहाँ पर है INS इम्फाल से। ये इसका इम्फाल नाम इसलिए रखा गया है कि जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर का जो इतिहास रहा है स्वतंत्रता को लेकर से, उसको श्रद्धांजलि रूप से और राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि में क्षेत्र के महत्व पर जोर देने के लिए ये जो शिप है INS, इसका नाम रख दिया गया INS इम्फाल। इस शिप का नाम रखा गया है, जो प्रोजेक्ट 15B के तहत अभी डेवलप किया जा रहा है। ये तीसरा युद्धपोत है, 2 अभी डेवलप करना है, हो गया होगा। नेक्स्ट, वीर बाल दिवस के बारे में दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी 26 दिसंबर को 2023 नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है उनमें बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो आइए जानते हैं वीर बाल दिवस के बारे में जान लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे थे, एक का नाम था साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, दूसरे का नाम था बाबा फतेह सिंह। एक 9 साल के थे, एक 7 साल के थे। इनको मुगलों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि इनके साहस और वीरता के लिए, कि मतलब ये लोग इन्हें कन्वर्ट किया जा रहा था इस्लाम में, तो इन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मतलब इनकार कर दिया और खुशी से गले को मृत्यु को गले लगा लिया। तो इसलिए इन्हें बहादुरी के लिए इन्हीं की बहादुरी को ध्यान में रखते हुए 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जो प्रकाश पर्व है उसी के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और भी कुछ दिया है, थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, अजीत सिंह,
साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ये 4 उनके बेटे थे। जो उनके बेटे खालसा के लिए दीक्षित किए गए थे, सभी को 19 साल की उम्र से पहले ही मुगलों ने मार डाला था। तो ये 4 साहिबजादे थे इनका। वीर बाल दिवस पर एक फिल्म भी देश भर में प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही इंटरेक्टिव क्विज भी किए जाएंगे विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे जो भी प्रतियोगिताएं हैं इसमें माई भारत और उसके बाद माई गांव जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से क्विज को पूरे भारत भर में किया जाएगा। जो भी कम्पिटिटिव है, कंपटीशन वाले जो भी कंपटीशन में भाग लेंगे इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।